चैप्टर 5 पैशंस स्लेव्स। जब हम अपने इमोशनल रिस्पॉन्सेस के बारे में अवेयर हो जाते हैं तो हम उन्हें रेगुलेट करना भी स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अप्रोप्रिएट सिचुएशन ना हो तो पास्ट इमोशंस को खत्म करो। अगर नेगेटिव इमोशंस फील हुए तो अपने मन को शांत करो, या फेलियर के तुरंत बाद अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। जो लोग इमोशंस मैनेज नहीं कर पाते वो इमोशनल रिएक्शन से फाइट करने में काफी ज्यादा एनर्जी स्पेंड करते हैं। इसीलिए इमोशंस को कंट्रोल करना जरूरी है। मैनेजिंग रेज, एंजाइटी एंड मेलंकली। नेगेटिव इमोशंस मैनेज करने के लिए कुछ जनरल रूल्स हैं। नंबर 1, डोंट ड्वेल ऑन द इमोशंस एंड कीप मलिंग ओवर इट। रुमिनेशन। दोस्तों, रुमिनेशन वर्ड का मतलब होता है कि एक ही इमोशंस को बार बार दिमाग में लाना, उसके बारे में सोचते रहना। इससे इमोशंस मैनेज नहीं होते, बल्कि ये चीज हमारे इमोशनल रिएक्शंस को एक्सटेंड करती है और इमोशनल डिस्ट्रेस बढ़ाती है। सो स्ट्रिक्टली अवॉइड इट। नंबर 2, सेल्फ अवेयरनेस। हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेस नोटिस करने में और उनको समझने में सेल्फ अवेयरनेस काफी मदद करती है। नंबर 3, चैलेंज योर इमोशंस। हमारे थॉट्स और एजम्पशंस की वजह से काफी सारे नेगेटिव इमोशनल रिस्पॉन्सेस बिल्ट होते हैं जो सच में नहीं होते, पर हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेस उनको कंफर्म करते हैं ताकि हम अपने एजम्पशंस और थॉट्स को चैलेंज करें और ऑलमोस्ट किसी भी नेगेटिव इमोशनल रिस्पॉन्सेस को मैनेज कर सकें। रेज, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंगर। एंगर तब महसूस होता है जब कोई हमारे फिजिकल सेफ्टी पर अटैक करता है, हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली धमकाता है। एग्जाम्पल, जब कोई गाड़ी सडनली खतरनाक तरीके से हमारे साइड में से निकलती है, तब गुस्से में लोगों के मुंह से अचानक से गाली निकल जाती है। जब कोई हमारी इंसल्ट करता है या फिर आप कोई गोल एकदम से हासिल करने वाले हो और कोई इंटरवीन कर दे, तब गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। इन सभी चीजों को हमारा दिमाग अटैक के रूप में मान लेता है और यही हमारे ब्रेन में एंगर लाने के लिए एक्चुअल रीजन होता है, और गाड़ी से उतरकर ट्रैफिक के बीच में ही छोटी सी बात पर लड़ने लगते हैं। अगर आप अच्छे मूड में हो तो नेगेटिविटी को जल्दी खत्म करना इजी हो जाता है, मगर अगर आप बुरे मूड में हो तो अच्छे मूड में नॉर्मल लगने वाली छोटी सी बात पे भी आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ सकता है। हाउ नॉट टू मैनेज एंगर। चैलेंज द थॉट्स दैट ट्रिगर्ड द एंगर। एंगर को जल्द से जल्द कमजोर करने के लिए हम उस अजम्पशन को कमजोर या खत्म करते हैं जिसकी वजह से गुस्सा शुरू हुआ था। यह तब पॉसिबल होगा जब हम सिचुएशंस को ज्यादा पॉजिटिव और लाइट वे में रिफ्रेम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब समझो किसी इंसान ने आपकी कार को डेंजरस तरीके से ओवरटेक किया। अब यह देखकर आपके अंदर गुस्सा पैदा करने वाला एजम्पशन बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, भाई ये कैसा इंसान है, इसको किसी की सेफ्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कहीं जल्दी पहुंचना। या तो उसने जानबूझकर मेरी गाड़ी कट ऑफ की, या ये जानबूझकर मेरे को गुस्सा दिलाना चाह रहा है। अब आप इस अजम्पशन से बचने के लिए, उस नेगेटिव थॉट को खत्म करने के लिए उस सिचुएशन को रिफ्रेम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शायद उस इंसान ने मुझे देखा ही ना हो, या उसे कोई इमरजेंसी हो, मे बी हेल्थ इमरजेंसी, या घर बहुत जल्दी पहुंचना हो उसे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसी कुछ चीज हो सकती है। इस तरह से आप रीफ्रेम कर सकते हैं। कूलिंग डाउन। अब यह आर्ग्यूमेंट के लिए पर्टिकुलरली यूजफुल है अगर आपको पता चल रहा हो कि आप किसी इंसान पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो, तो आप वहां से चले जाओ थोड़ी देर के लिए और अपने ब्रेन को शांत होने का टाइम दो, ताकि आप कुछ ऐसा बोल ना दो या ऐसा कुछ कर ना दो जिससे आपको बाद में फिर रिग्रेट हो। हाउ टू मैनेज एंगर। गुस्सा शांत करने के और भी कई तरीके हैं।
एक्टिव एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हेल्प करता है एंगर रिलीज करने में। इसके लिए या तो आप लॉन्ग वॉक पर जाओ या रनिंग करो या फिर हाइकिंग या जिम भी कर सकते हो। रिलैक्सेशन टेक्निक, डीप ब्रीदिंग और मसल रिलैक्सेशन हमारी बॉडी को हाई स्टेट अराउजल से लो स्टेट अराउजल कंडीशन में ट्रांजिशन करने में मदद करता है। डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो जब तक कि वो डिस्ट्रैक्शन प्लेजेंट है। डिस्ट्रैक्शन से रिलेटेड एग्जांपल्स लास्ट सेक्शन में जो है सैडनेस, उसमें शेयर किए हैं। आप सिनिकल, हॉस्टाइल और एंग्री थॉट्स आने पर उन्हें लिख भी सकते हो। लिखने से सेल्फ अवेयरनेस होगा, उन थॉट्स को चैलेंज करने का आपको मौका मिलेगा और एंगर भी कम होगा। थॉट्स लिखने से आप उन्हें आराम से ऑब्जर्व और एसेस कर सकते हो। ये चीज आपकी सिचुएशन एक पॉजिटिव लाइट में देखने के लिए एक अच्छा मौका देगी। बट हां, ये चीज गुस्से के सिर्फ पहले स्टेज के लिए होती है। पर अगर आप काफी गुस्सा हो तो ये एक्सरसाइजेस शायद जंगल की आग में एक गिलास पानी डालकर उसको बुझाने जैसी साबित होगी। गुस्से में रहने वाले इंसानों को मैनेज करने में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होती है। कुछ डेटा सजेस्ट करते हैं गुस्सैल लोग से डील करने के लिए ये स्ट्रेटेजीज आप यूज कर सकते हो। उन्हें डिस्ट्रैक्ट करो। उस थोड़े समय के लिए जितना आपसे हो सके उनके इमोशंस और व्यू पॉइंट को एम्पथाइज करो। उनके ओपिनियन सुनकर और उन्हीं ओपिनियंस के बेसिस पर उनको समझाने की कोशिश करो और उन्हीं ओपिनियन पे बेस्ड कोई पॉजिटिव चीज पर उनका अटेंशन डायरेक्ट करो। एग्जाम्पल, एक बार ट्रेन में एक ड्रंक आदमी जोर जोर से सब पे चिल्लाने लगा, सबको धमकी देने लगा, ट्रेन को अंदर से तोड़ने लगा और उस वक्त किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सब बस उसे बुरी नजर से देखकर उसे गाली दे रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद ही एक बूढ़ा इंसान उसके पास आया। उस बूढ़े इंसान ने उसको ग्रीट किया और उससे पूछा, आज तुमने क्या पिया? उसने कहा, मैंने साके पिया है। साके एक जापानीज अल्कोहल होता है। तो बूढ़े आदमी ने उससे बोला, मुझे और मेरी वाइफ को भी साके बहुत पसंद है, हम रेगुलरली उसको पीते रहते हैं। ऐसे ही बूढ़े आदमी उससे बात कर रहा था, तभी वो आदमी रोने लगा। उसने कहा, रिसेंटली मेरी वाइफ की डेथ हो गई है, मेरी नौकरी छूट चुकी है और मैं बहुत डरा हुआ हूं, मैं क्या करूं? ये सब बोल के वो थोड़ा शांत हुआ। फिर वो रोने लगा, जिसपे बूढ़े आदमी ने उसे थोड़ा सपोर्ट किया। नाउ इस इंसिडेंट में गोलमैन उस बूढ़े इंसान को इमोशनली जीनियस इंसान कहते हैं, जो आपको भी होना चाहिए। एंजाइटी वरिंग का ही एक फॉर्म है। ये एक तरह का रिहर्सल है जहां हम सोचते हैं कि एक फ्यूचर की प्रॉब्लम से कैसे डील कर सकते हैं और क्या प्रॉब्लम्स आगे आने वाले हैं। इंसानों की साइकी में वरी करने का मेनली एक गोल होता है कि हम आगे आने वाले खतरे या कोई प्रॉब्लम से पहले ही उसका सॉल्यूशन सोच के रखे, ताकि उसे हैंडल करने में आगे आसानी हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता। पर होता यह है कि हम रेपिटेटिव थॉट प्रोसेस में फंस जाते हैं। ऐसे थॉट्स आगे बढ़ते ही जाते हैं, बट कभी भी वो एक सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, बिकॉज वो और नई नई वरीज अपने साथ लाते रहते हैं। क्रॉनिक एंजाइटी एक ऐसा इमोशनल हाईजैकिंग होता है जो हमारे कंट्रोल से बाहर चला जाता है। और क्रॉनिक एंजाइटी वाली वरीज कहीं से आती नहीं और ना ही किसी चीज से इंस्पायर्ड होती हैं। वो किसी भी लॉजिकल रीजन को सुनती नहीं। और वरीज एक या एक से ज्यादा एंजाइटी देने वाले टॉपिक्स में लोगों को फंसाए रखती हैं। एंजाइटी के जनरली दो फॉर्म्स होते हैं। पहली है कॉग्निटिव एंजाइटी, जो एक वरीसम थॉट है। ये यूजुअली लैंग्वेज की वजह से ट्रिगर होता है। दूसरा है सोमैटिक एंजाइटी,
जो एंजाइटी के फिजियोलॉजिकल सिम्टम हैं। यूजुअली इमेजेस से ट्रिगर होते हैं वो। फॉर एग्जाम्पल, इंसोम्निया यूजुअली कॉग्निटिव एंजाइटी की वजह से होता है, मगर जिन्हें पैनिक अटैक्स होते हैं वो लोग यूजुअली सोमैटिक एंजाइटी से सफर कर रहे होते हैं। एंजाइटी का एक और पार्ट है क्रॉनिक एंजाइटी, और ये 3 तरह की होती है। पहली है फियर बेस्ड एंजाइटी। ये ट्रिगरिंग सिचुएशन में यूजुअली फिक्सेटेड होती है। दूसरी है ऑब्सेसिव बेस्ड एंजाइटी। किसी स्पेसिफिक सिचुएशन को रोकने के लिए ये एंजाइटी फिक्सेट होती है। तीसरी है पैनिक अटैक्स। ये मरने के डर से या तो पैनिक अटैक के ही डर से यूजुअली फिक्सेट होती है। हाउ नॉट टू मैनेज एंजाइटी। अगर हम वरी करना कंटिन्यू रखते हैं तो ये चीज आउट ऑफ प्रोपोर्शन चली जाती है हमेशा। एग्जाम्पल, एक स्टडी में पार्टिसिपेंट्स को इंटेंशनली ये कहा गया कि 1 मिनट के लिए वरी करें, मगर सिर्फ कुछ सेकंड्स में वरी कंटिन्यूअसली बढ़ गई और फिर लोग बोलने लगे आई विल नेवर बी हैप्पी, यानी मैं कभी भी खुश नहीं रह सकता। अब वरी को इजीली कंट्रोल किया जा सकता है, बस आपको अपने इंटेंशंस को वरी से शिफ्ट करना होगा। लेकिन हमारा रैशनल ब्रेन इंटरफेयर करता है और वरीइंग से बाहर निकलने में हमारे लिए डिफिकल्टी क्रिएट कर देता है। अगर प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन मिले तो वरी से छुटकारा मिल सकता है, मगर एंजाइटी आप जानते ही हैं कि यूजुअली पॉजिटिव सॉल्यूशन के साथ नहीं आती है, क्योंकि वरी करना नेगेटिव बात है और वो क्रिएटिव ब्रेक थ्रू की तरह से काम नहीं करती। प्रॉब्लम्स को डिफरेंट एंगल से देखने में मदद नहीं करती, या फिर प्रॉब्लम सॉल्व होने के होप्स रखकर ये एनर्जाइज्ड फील नहीं कराती। ये एक ऐसे सख्त थॉट का एक फॉर्म है जो जनरलिटीज से डील करता है और एक फिक्स्ड लीनियर पाथ फॉलो करता है। इसी वजह से एंजाइटी रेयरली कोई सॉल्यूशन देती है और आपको ये समझना होगा कि ये यूजुअली हमको घुमाती रहती है। हाउ टू मैनेज एंजाइटी। सेल्फ अवेयरनेस। ये मेथड हमें फिजिकली काम करता है, बॉडी और माइंड को वरीसम थॉट से दूर ले जाता है। इस रिलैक्सेशन मेथड को डेली प्रैक्टिस करना बेस्ट है, इवन टोटली नॉर्मल मोमेंट्स में भी। क्राइसिस के टाइम पर आप ये रिलैक्सेशन मेथड यूज कर सकते हो। क्रिटिकल स्टैंस टुवर्ड योर assumptions। रिलैक्सेशन यूजुअली इनफ नहीं है। एंजाइटी को ना एक्टिवली चैलेंज करने की जरूरत होती है। एंग्शियस थॉट्स को एक्टिवली चैलेंज करने के लिए कुछ सवाल हैं जो आप अपने आप से पूछ सकते हो। क्या आगे आने वाला फियरफुल इवेंट पक्का है? क्या सिर्फ एक यही तरीका है जिससे ये सिचुएशन हो सकती है? क्या सच में कोई दूसरा वे है या नहीं? इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए मैं कौन सा कंस्ट्रक्टिव स्टेप ले सकता हूं? सेम थॉट के बारे में मेरा रिपीटेडली उस चीज को सोचना क्या सच में मदद करता है? मेलंकली। जब हम लोनली फील करते हैं या किसी खास पर्सन को खो देते हैं तब हमें सैडनेस फील होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप हैप्पी कपल को देखते हो तो आप सैड फील करते होंगे क्योंकि आप कभी भी कोई रिलेशनशिप में नहीं थे, या फिर आप उनके लिए मौन कर रहे हो जिन्हें आपने खो दिया, या फिर आप किसी कमी को लेके बहुत एक्चुअल में सैड हो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कंपेनियनशिप। हाउ नॉट टू मैनेज सैडनेस। इंसान सबसे ज्यादा इंटेंटेटिव हो जाता है जब वो अपने सैडनेस को चेंज करने की कोशिश करता है, और यही मूड है जिसे चेंज करने के लिए इंसान अपनी सबसे ज्यादा एनर्जी लगाता है। मगर ऑफ कोर्स हमारे नॉर्मल डीलिंग मेथड्स सैडनेस से पॉजिटिवली डील नहीं करते, बल्कि वो एक्चुअली उसे नेगेटिवली रीएनफोर्स करते हैं। सैड फील होने पर अपने आप को आइसोलेट करने से आमतौर पर हमें अच्छा फील नहीं होता, उल्टा वो हमारी फीलिंग्स में
आइसोलेशन और डिस्टेंस को और बढ़ा देता है, जो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और कई बार लोग सैडनेस के अंदर अपने आप को फिक्सेट कर लेते हैं, मतलब सोचने लगते हैं कि वो क्यों सैड हैं, एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है, क्या गलत चल रहा है, या तो अपने आप को अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं, मगर ये और कुछ नहीं, सिर्फ रुमिनेशन है। जैसा कि हमें पता ही है, ऐसा करने से वो नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स बढ़ती रहती हैं और लॉन्ग टर्म के लिए हमारे दिमाग में बस जाती हैं। हाँ, पर अपनी सैडनेस को एनालाइज करना यूजफुल है अगर वो हमें कोई कॉन्क्रीट एक्शन लेने में मदद करती है या फिर ऐसा इंसाइट देती है जो पॉजिटिव चेंज ला सके। जब अगर आप अपने आप को पैसिवली रिमिनेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, मैं सैड क्यों हूं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों नहीं, तो इससे प्रोबेबली आप अपने दिमाग में यही रीएनफोर्स कर रहे हो कि आप कितने ज्यादा सैड हो। हम कभी कभार ना हमारे दुख के एस्पेक्ट्स को लेके वरी करने लग जाते हैं, लाइक हम कितने थके हैं, हम कितना काम करते हैं, या तो हमेशा कितना डीमोटिवेट फील करते हैं। देखो, ऐसी सारी चीजें करने से या सोचने से आपके अंदर कोई एक्शनेबल इंप्रूवमेंट नहीं होता। यूजुअली आदमियों के मुकाबले औरतों के रुमिनेट करने के चांसेस ज्यादा होते हैं और यही रुमिनेशन औरतों के अंदर हायर रेट ऑफ डिप्रेशन का जिम्मेदार बनता है। इनफैक्ट औरतों में डिप्रेशन होने के चांसेस आदमियों के मुकाबले डबल होते हैं। बट ये भी एट्रीब्यूटेड फैक्ट है कि आदमियों के मुकाबले औरतें अपने डिस्ट्रेस को ज्यादा ओपनली एडमिट करती हैं। मोस्टली ये देखा गया है, मैन यूजुअली अल्कोहल पी के अपने स्ट्रेस को हैंडल करते हैं, इसलिए कई डेटास बताते हैं औरतों के मुकाबले आदमियों का अल्कोहल कंजम्पशन दुगना होता है। अब काफी लोग सोचते हैं हैविंग अ गुड क्राई मतलब अच्छे से रोने पर हम आसानी से अपनी सैडनेस को भुला सकते हैं या कम कर सकते हैं, मगर फिर से ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से रो रहे हो। कुछ रोने के सेशंस हमारी सैड फीलिंग्स को ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन काफी हद तक ज्यादातर मौकों पर रोने का मतलब होता है कि हम उस चीज के बारे में सोच रहे हैं, और जितना देर तक सोच रहे हैं उतना ही ज्यादा रो रहे हैं और उतना ही ज्यादा फिर उस चीज के बारे में भी सोच रहे हैं। इसीलिए रोना एक तरीके से रुमिनेशन करना ही होता है। हाउ टू मैनेज सैडनेस। नंबर 1, पर्पसली स्केड्यूल प्लेजेंट डिस्ट्रैक्शन। सैड थॉट्स यूजुअली ऑटोमेटिक होते हैं और बिन बुलाए हमारे ब्रेन में आ जाते हैं। सो जब हम प्लेजेंट डिस्ट्रैक्शन को स्केड्यूल करते हैं तो ये ऑटोमेटिक थॉट्स को ब्रेक करता है और हमारे दिमाग में बिन बुलाए घुसने से रोकता है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि ये डिस्ट्रैक्शंस प्लेजेंट हो। एक स्टडी में डिप्रेस्ड लोगों को डिस्ट्रैक्शंस की एक लिस्ट दी गई जिसमें उनसे डिस्ट्रैक्शन चुनने को कहा गया। तो जब रिजल्ट सामने आया तो पता चला उन लोगों ने और भी ज्यादा डिप्रेसिंग डिस्ट्रैक्शंस चूज किए। अब यहां पर कुछ डिस्ट्रैक्शंस की लिस्ट दी गई है जो काफी प्लेजेंट डिस्ट्रैक्शंस हैं जो आप चुन सकते हैं और उनको रियलिटी में इंप्लीमेंट करना थोड़ा इजी होगा। आप रीडिंग कर सकते हैं, आप टीवी या मूवीज देख सकते हैं, आप वीडियो गेम खेल सकते हैं जो आपके अंदर, ध्यान रखिए, आपको पॉजिटिव फीलिंग्स ही दे। आप पजल सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ी देर सो सकते हैं, आप डे ड्रीम कर सकते हैं, आप फैंटेसी वेकेशंस को प्लान कर सकते हैं, जैसे आप कहां जाओगे, कितने दिन रहोगे। कोई एक्सरसाइज या स्पोर्टिंग इवेंट देख सकते हैं, या आप जिस भी धर्म में मानते हो उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, उनको शुक्रिया अदा कर सकते हैं जो चीजें आपके पास हैं उनका, ना कि जो चीजें आपके पास नहीं है और जो आपकी सैडनेस का कारण बन रही हैं उनको भगवान से मांगना, क्योंकि ऐसा करने से आपकी डिस्ट्रैक्शन अट्रैक्शन में बदल जाएगी। और स्ट्रेनियस एक्सरसाइज करना, थका देने वाली एक्सरसाइज करना आपके सैडनेस के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से आपके शरीर में
एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं और आपके फिजिकल स्टेट को वो एंगर के अपोजिट चेंज करते हैं। देखो, जब आप एंग्री होते हो तो आप हाई अराउजल स्टेट में होते हो, बट एक बार एक्सरसाइज खत्म करने के बाद आप लो अराउजल स्टेट में चले जाते हो। जब आप सैड होते हो तब आप लो अराउजल स्टेट में होते हो, तब एक्सरसाइज करके आप वापस से हाई अराउजल स्टेट में आ सकते हो। अब कुछ कॉमनली डिस्ट्रैक्शंस हैं जिसमें पिटफॉल्स हैं और लॉन्ग टर्म के लिए वर्स हो सकते हैं, इसलिए उनसे आपको कॉशियस रहना है। नंबर 2, मूड लिफ्टर्स। ये आपके मूड को बूस्ट करता है और आपको किसी पॉजिटिव चीज में फोकस करने में हेल्प करता है। कोई भी छोटे मोटे काम करो जो आपको अच्छा फील कराते हो, या कोई भी अपने आप को ऐसा टास्क दो और लिमिटेड टाइम में उसको पूरा करने की कोशिश करो जिससे आपको अच्छा फील होता हो, और अगर आप उसको लिमिटेड टाइम में पूरा करोगे तो आपको और अच्छा फील होगा। या फिर दूसरे लोगों की हेल्प में वॉलंटियरिंग करो। ये करना सबसे ज्यादा पावरफुल मूड बूस्टर साबित हुआ है, पर ये सबसे ज्यादा रेयर है क्योंकि लोग शायद ही ऐसा करते हैं। रिप्रेसर्स। अब भी डिनायल। रिप्रेसर वो लोग होते हैं जो अपने इमोशंस को रिप्रेस मतलब दबाते हैं। वो इमोशनल डिस्टर्बेंसेस को अपने माइंड में और अवेयरनेस से रूटीनली और ऑटोमेटिकली इरेज कर देते हैं। अब ये चीज पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अगर ये पॉजिटिव है फिर ऐसे लोगों को स्टेबल बोलना एप्रोप्रिएट होगा। ये लोग एक्चुअली में स्किल्ड एक्सपर्ट होते हैं जिन्हें अपने इमोशंस को हैंडल करना आता है। ये लोग बिना ज्यादा स्ट्रगल किए अपने ब्रेन से इमोशनल रिस्पॉन्सेज निकाल देते हैं और अपने काम में वापस लग जाते हैं। वो लोग इस चीज में इतने अच्छे हो जाते हैं कि उन्हें पता भी नहीं चलता नेगेटिव इमोशंस के बारे में। वो कंप्लीटली साइलेंट कर देते हैं उनको। अब नेगेटिव साइड में इसका ये भी मतलब हो सकता है कि एक इंसान ने अपने आप को इमोशन से कंप्लीटली हटा दिया है, एकदम दूर कर लिया है। वो इंसान ऑब्वियसली इमोशंस के प्राइमरी फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स को एक्सपीरियंस करता है, बट वो इमोशनल कॉज के सिम्टम्स से टोटली बेखबर होता है। अब ये ऑफ्टन रिजल्ट हो सकता है कि शायद अर्ली लाइफ को सरवाइव करने में स्ट्रगल हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, अल्कोहलिक पेरेंट्स का होना या अब्यूज सफर करना। अब कभी कभार पेरेंट्स खुद ही रिप्रेसर्स होते हैं और ये चीज वो अपने बच्चों में भी पास ऑन करते हैं, और ऊपर से वो ये चीज अपने बच्चों को समझाते भी हैं कि रिप्रेस करना इमोशंस से डील करने का सबसे एप्रोप्रिएट तरीका होता है। अब वो ऐसा करते हैं मे बी बिकॉज ये उनके डीएनए में होता है, या फिर उनके घर में घर का माहौल ही ऐसा होता है। न्यूरोलॉजिकली जो लोग रिप्रेसर्स होते हैं वो ऐसे फेक बिहेव नहीं करते कि उन्हें अपने इमोशनल स्ट्राइक के बारे में पता ही नहीं है। उनका ब्रेन है एसेंशियली उनसे ऐसी इंफॉर्मेशन को दूर रखता है। अब जो लोग रिपीटेडली इमोशनल रिप्रेशन दिखाते हैं उनके लेफ्ट फ्रंटल लोब में राइट फ्रंटल लोब से ज्यादा ब्रेन एक्टिविटी होती है। देखो, जो लेफ्ट प्री फ्रंटल लोब होता है ना, वो गुड फीलिंग्स का सेंटर होता है, जबकि राइट प्री फ्रंटल लोब नेगेटिव फीलिंग्स का सेंटर होता है। यानी कुछ लोगों को बायोलॉजिकली, न्यूरोलॉजिकली बाकी लोगों से ज्यादा एडवांटेज होता है कंपैरेटिवली अपनी सैडनेस को कंट्रोल करने का।